हाय मेरे चेगेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और वो वीडियो किस बारे में है ध्यान से समझना। आप लोगों के हाफ ईयरली जो है वो सर पे है और ऑलमोस्ट कई लोगों के स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो यार एक चैप्टर आता है नेशनल इनकम, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे के एग्जाम में आता है। 100%, मतलब 100 तो नहीं बोलूंगा, 80 to 90% है हर बच्चे के एग्जाम में आता है। अच्छा, ओवर द ईयर्स जो है ना, बच्चों को नेशनल इनकम का एक ही मतलब पता है, प्रैक्टिकल आएगा प्रैक्टिकल आएगा प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल का इतना हुआ बना दिया कि भैया सीबीएसई ने उसकी वेटेज ही कम कर दी। अगर आप रीसेंट बोर्ड के एग्जाम्स देखोगे, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखोगे इकोनॉमिक्स के क्लास 12th के, तो 3 नंबर से ऊपर नेशनल इनकम से वो आ ही नहीं रहा। टोटल पूरे चैप्टर की वेटेज 10 है और प्रैक्टिकल सिर्फ 3 नंबर का। उसके अलावा वो अदर क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं ऐसे ऑफ बीट टॉपिक्स, ठीक है, जिन पे बच्चे कम ध्यान देते हैं, ठीक है। और वो बुक से पढ़ने जाओगे ना तो वो थोड़े से और मुश्किल लगते हैं हमें, ठीक है। तो बस आज मैं अपने आसान तरीके से आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बना के लाया हूं और उसमें से पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और भैया अगर मजा आए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, क्वेश्चन आ जाता है स्टॉक और फ्लो में से, क्योंकि भैया एमसीक्यू का जमाना है, ठीक है। एमसीक्यू आएंगे आपके, तो स्टॉक और फ्लो में से एक एमसीक्यू आपका इजीली बन सकता है। तो आपने कैसे डिफरेंशिएट, मैं पढ़ाने नहीं बैठा यहाँ पर, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, वो आपको बाकी चैनल्स पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं वो वाले टॉपिक करा रहा हूं जो आप बाकी चैनल्स पे भी देखते हो, लेकिन वो उतना बढ़िया तरीके से समझ नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल पे हर बारी बच्चे का एम्फेसिस रहता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल 3 नंबर से ऊपर आने के चांसेस नहीं है, ये बात याद रखना। और आपके शायद हाफ ईयरली में ये चैप्टर तो ज्यादा नंबर का है, ठीक है, शायद 15 का भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस कम है, पेपर पूरा 80 मार्क्स का है। तो ये वाले टॉपिक्स तो अच्छे खासे आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो स्टॉक और फ्लो में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है आप लोगों को। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको दे रखी है, सिर्फ आपने उसको देखो, जैसे इंग्लिश में होता है कि कहीं हम कोई सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं और हमारे माइंड में ही उसका कुछ सेंस नहीं बैठ रहा या फिर वो सही नहीं बैठ रहा, तो हमें लगता है कुछ गलती है, और 99% केसेस में कुछ गलती निकलती भी है, हम उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इंग्लिश में ही, तो ही डिडेंट वेंट, तो हमें डिडेंट और वेंट एक साथ, डिड और वेंट, मतलब हमें रूल नहीं पता कि डिड के साथ पास्ट टेंस नहीं आता, लेकिन हम फिर भी लगा रहे हैं और हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे ही जो आपका स्टॉक एंड फ्लो होता है ना, उसमें यही होता है कि आपको कोई भी चीज दे रखी है, ठीक है, उसको पहले आज वर्सेस इस साल करके देखिए। मतलब जैसे एग्जांपल के साथ बोलूंगा, जैसे कोई चीजें हैं, कोई चीज जैसे लॉस है यहाँ पर, तो आप उसको माइंड में बोल के देखिए कि जब आप किसी को बताओगे आपका लॉस, तो ये बोलोगे कि आज मेरा लॉस इतना है या फिर इस साल मेरा लॉस इतना था, ठीक है। अगर आज पे सेंस बन जाए तो वो स्टॉक बन जाएगा, अगर इस साल पे उसकी सेंस बन जाए तो वो फ्लो बन जाएगा। इतनी सी बात याद रखना। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये ट्रिक काम कर जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, क्योंकि 100% तो कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करते, कोई भी जितनी मर्जी ट्रिक्स बना लो, 100% कोई काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि 100% के लिए पहले 100% क्वेश्चन पे लगानी भी तो पड़ेगी ना, और वो कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो लॉसेस अगर मैं बोलूं, तो मैं ये नहीं बोलता आज मेरे लॉसेस इतने हैं, मेरे इस साल के लॉसेस इतने थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका फ्लो कंसेप्ट। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्शन देखूं, मैं ये नहीं बोलता आज मेरी प्रोडक्शन इतनी है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, इस साल मेरी प्रोडक्शन इतनी रही या इस साल मेरी प्रोडक्शन इतनी थी, फ्लो। तो ड्यूरिंग द ईयर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये डिफरेंसेस आप बुकिश लैंग्वेज में देख लोगे, लेकिन आइडेंटिफाई के लिए बुकिश लैंग्वेज काम नहीं आती, ये बात याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं बोलूं वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी। इस साल मेरे पास इतनी पूंजी है, पूंजी तो शुरू से लेकर अब तक पूरी देखी जाती है, तो अभी मेरे पास इतनी पूंजी है, अभी मेरे पास इतनी वेल्थ है। स्टॉक, बैंक बैलेंस, आज या अभी मेरे पास इतना, आज, आज के बजाय जो मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है वो लग रहा है अभी, अभी यूज कर लो, ज्यादा बेटर है। अभी मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, या फिर इस साल मेरे पास इतना बैंक बैलेंस था, तो अभी, अभी पे ज्यादा सूटेबल लग रहा है मेरे को, तो ये क्या हो गया आपका स्टॉक। आपको नहीं यकीन आता भैया, चेक करके देख लेना, आपके आंसर मैच होंगे, ठीक है। गूगल करके देख लो साइड बाय साइड, लॉसेस क्या होते हैं, ये क्या होता है। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है, इससे आपका इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज जाओगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ये वो, उसमें शिप्स, एयरक्राफ्ट, वो सारी चीजें आप पढ़ लोगे यार बुक से, अदर वीडियोस पे भी आपको मिल जाएगी।
लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में सीधा ही दे दिया भाई ये बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं, आप बुकिंग लैंग्वेज जितनी मर्जी पेल लो भैया, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे जब तक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए आपको देखना है बस कि वो चीज या वो इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो चीज इनसाइड आवर टेरिटरी है कि नहीं। अगर इंडिया की, ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर है या इंडियन टेरिटरी के बाहर है, मतलब उसकी पॉलिटिकल फ्रंटियर जो बाउंड्रीज होती है वो दे देगा, लोकेटेड इन इंडिया, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा यहां काम नहीं खत्म हो जाता, ये तो पहला स्टेप है। तो अगर इनसाइड हुआ तो फिर आपने क्या जज करना होता है कि मैक्सिमम केसेस में इनसाइड में यस आंसर होगा, यस इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, एक्सेप्ट अगर वो कोई एम्बेसी है फॉरेन, कोई फॉरेन शिप है, कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट है, कोई फॉरेन फिशिंग वेसल है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स। तो ये बस ये नाम याद रख लेना। मैक्सिमम केसेस में कोई भी चीज जो हमारी टेरिटरी के अंदर है उसका आंसर यस होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, एक्सेप्ट अगर कोई एम्बेसी है फॉरेन की, कोई फॉरेन ऑपरेटेड शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, फिशिंग वेसल है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कॉन्सुलेट्स है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर आउटसाइड आता है आपका ए पार्ट में आंसर, ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर क्या होने वाला है? नो। क्या होने वाला है? नो, एक्सेप्ट इंडियन एम्बेसी, मतलब वही वाली बात आ गई, एम्बेसी है, शिप है, एयरक्राफ्ट, ये सारी इंडियन की बात हो रही है। अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो ये जब इंडियन एम्बेसी कोई बाहर लोकेटेड है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना, इंडियन ऑपरेटेड शिप, इंडियन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स, तो ये सारे। ठीक है, तो पहली चीज आपने देखनी है वो हमारी टेरिटरी के अंदर है या बाहर है। हमारी टेरिटरी के अंदर है तो मैक्सिमम केसेस में आंसर यस होगा, एक्सेप्ट इन सब केसेस में नो होगा। अगर हमारी टेरिटरी के बाहर है, आउटसाइड है, तो मैक्सिमम केसेस में नो होगा, एक्सेप्ट इन सब के केसेस में यस हो। आज जो एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, सबसे पहले देखो कहां सिचुएटेड है, लंदन में, आउटसाइड। आउटसाइड में कौन सा रूल लगेगा? क्या वो इनमें से कोई भी चीज है? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बस, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, आंसर हो जाएगा नो, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है जी, रशियन तो सुन के कुछ मत हो जाना कहीं, ठीक है। तो रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कि अब इंडिया में लोकेटेड है, इनसाइड हो गया। इनसाइड में आपने देखना है क्या इसमें से किसी एक्सेप्शन में लाई कर रहा है कि हाँ एम्बेसी एम्बेसी है ना, तो इसका आंसर हो गया नो, इवन दो इट इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अगर हम अगले पे आए, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, इन देखो सबसे पहले किधर है, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। अब देखो क्या इन एक्सेप्शंस में आ रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है तभी यस होगा। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में का तो कुछ नहीं दे रखा, तो बाहर है तो नो हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, सिमिलरली टाटा बिल्डिंग इन अमेरिका कहां पर है? आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए हाँ भाई इसमें से किसी भी रूल में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया आपका? नो हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब कुछ मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बना रहा हूं, मुझे आपने उसके कमेंट्स में आंसर बताने हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या फिर मैं बोलूं क्या बोलें एयरक्राफ्ट ऑफ एयर इंडिया इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इन दो के आपने मुझे आंसर बताने हैं कमेंट्स में। ठीक है, मैं कमेंट्स जरूर चेक करता हूं। चलो अब आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑफ बीट कंसेप्ट। इसको बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नॉर्मल रेसिडेंट बुक में पढ़ने जाओगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतने ज़्यादा पॉइंटर्स, इतने ज़्यादा एक्सेप्शन। ने बहुत सिंपल में कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल में कर दिया, मतलब मैं खुद शॉक हो गया ना इतने सिंपल में कैसे हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए पहले 2 पॉइंट, रेसिडेंट में दोनों गिने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जैसे टेरिटरी का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो सिंपल, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो नो ही है, अगर कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है वो तो यस ही है। ठीक है जी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी हो वो नॉर्मल रेसिडेंट मानी जाती है इंडिया का। ठीक है, और उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती है, NFIA के फॉर्म में। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, इसकी बात करें अगर हम इंडिविजुअल्स की, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स में दो टाइप के इंडिविजुअल्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, इंडियन एंड फॉरेनर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इंडियन में यस होगा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फॉरेनर में नो होगा। अच्छा, इंडियन में नो तभी होगा जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एम्बेसी या कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी है, टाटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके जैसे, अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आंसर तभी नो होगा जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जो लोकेटेड अब्रॉड है फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और फॉरेनर का मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नो यस तभी होगा जब वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगेन वही है जो इंडिया में लोकेटेड है और मोर देन 1 ईयर से वो उसमें काम कर रहा है, तभी वो इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टूरिस्ट, ये वो एक्सेट्रा, वो सब केसेस में आप देख लेना, अगर इंडियन है तो यस ही होगा और फॉरेनर है तो नो ही होगा। चलो आ जाओ एग्जांपल देख लेते हैं, बस इतनी सी गेम है, देखो सारे हो जाएंगे आपके, अभी देख लो। चलो इंडियंस, सबसे पहले आ जाओ इंडियंस, इंडियंस की बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तीनों इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो मैक्सिमम केसेस में यस होगा, डिपेंडिंग, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब देख लेते हैं क्या नो वाले केस में लाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि मैंने बोला एम्बेसीज ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आ रही, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, UNO, ये सब, या फिर कोई कंपनीज हो गई वैसी वाली हो गई, तो एम्बेसी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस। क्या हो जाएगा, यस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रशियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, अब फॉरेनर्स की बात होगी तो मैक्सिमम केसेस में क्या होने वाला है, ये मैक्सिमम केसेस में क्या होने वाला है, नो। लेकिन देख लेते हैं क्या उसके एक्सेप्शन में लाई कर रहा है, वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, एम्बेसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। एक्सेप्शन में लाई करेगा तभी यस होगा फॉरेनर्स के केस। अगला देख लेते हैं, इंडियन एम्प्लॉयज इन गूगल ऑफिस इन न्यूयॉर्क, तो इंडियंस की बात कर रहा है, आ जाओ इंडियंस, यस है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन नो तभी होगा जब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जो अब्रॉड में लोकेटेड है फॉर मोर देन 1 ईयर। क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हाँ जी, गूगल ऑफिस में काम कर रहा है। क्या वो अब्रॉड में लोकेटेड है, हाँ जी, अब्रॉड में लोकेटेड है। अच्छा, फॉर मोर देन 1 ईयर, अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, तो हम मानेंगे 1 साल से ज़्यादा ही है, एजम्पशन इसकी रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि नो के एक्सेप्शन में लाए कर गया वो, ठीक है। सिमिलरली इटालियंस इन रिलायंस ऑफिस इन इंडिया, इटालियंस फॉरनर्स हो गए, फॉरनर नो होगा मैक्सिमम केसेस में, लेकिन यस ओनली व्हेन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, हाँ जी, लोकेटेड इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, नहीं दिया तो यही मानेंगे, तो आंसर क्या हो गया आपका, यस, ठीक है। तो देख रहे हो कितना इजी बन गया। अगेन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन है, क्या बनाए, क्या बनाए, अमेरिकन वर्किंग इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, लोकेटेड इन अमेरिका, लोकेटेड इन अमेरिका। भैया ये रूल्स लगा लेना, फॉरनर है, मैक्सिमम केसेस में नो, एक्सेप्ट तभी होगा, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड वाला कहाँ दे, सेकंड वाला यहाँ दे देते हैं, चलो, इंडियंस वर्किंग इन गूगल ऑफिस, मैंने तो नहीं दे रखा है, रखा है यार, इन इंडिया। तो ये दो का आपने मुझे कमेंट में आंसर बताना है। अब चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि आपका फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ठीक है, फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम में देखो, ज्यादातर केसेस में आपका आंसर फैक्टर इनकम होगा, सॉरी, हाँ, ज्यादातर केसेस में आपका आंसर जो है वो फैक्टर इनकम होगा, ठीक है, ज्यादातर केसेस में, क्योंकि ज्यादातर केसेस में सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से रिलेटेड कोई चीज दी हो, मतलब नॉट ओनली ज्यादातर केसेस में, बट जो आपको क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो देखेंगे उनमें ज्यादातर ये चारों का पार्ट दिया होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा दे देंगे, सैलरी है भैया, रेंट है, सैलरी को दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है वो, जैसे वो बोल देगा बोनस, अब बोनस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी,
ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, जैसे वो बोल देगा रेंट फ्री हाउस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश, सॉरी, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही दे एकदम एग्जैक्ट, बस उसका पार्ट होना चाहिए। तो एक्सेप्ट सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एवरीथिंग इज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अब वो बुक में आप जो मर्जी डेफिनेशन पढ़ लो भैया, प्रोडक्टिव है, ये है, वो पेपर के वक्त ना वो चीज समझ नहीं आती है ध्यान से, या प्रैक्टिस करते वक्त भी। तो इतनी सी बात याद रख लेना, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के अलावा कोई भी चीज हो वो सारी ट्रांसफर इनकम में आ जाती है। और सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं दिया होगा, रेंट में रॉयल्टी भी आ जाती है, एग्जैक्ट नहीं दिया होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, अब ओल्ड एज पेंशन क्या है, क्या वो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट है? नहीं, इन चारों में से किसी में भी नहीं आती है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफर इनकम। क्लेम रिसीव्ड बाय इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्या उसको सैलरी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में थोड़ा ना दे रही है? क्या हो गया आपका ट्रांसफर इनकम। अगर ये क्लेम रिसीव बाय एम्प्लॉयर होता तब ये हो जाता फैक्टर इनकम, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि वो काम करते करते उसको इंजरी हुई है तो वो दिया जाता है, वो पार्ट ही होता है उनका, ठीक है। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, ये क्या हो गया आपका फैक्टर इनकम, पार्ट ऑफ सैलरी अगेन, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ट्रांसफर इनकम एक्सेप्ट ये चारों, एक्सेप्ट ये चारों, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की भैया, एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे लाइव कोर्सेज हैं, जाकर देख लो। जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे तैयारी होती है, भले ही वो आईपी मैट हो, सीयूईटी हो, सेंट जेवियर्स हो, नारसी मुंजी हो, कुछ भी हो, सबकी तैयारी बेस्ट फैकल्टी से लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दोनों मिलते हैं आपको। एआई मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलता है। और भैया नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जाकर देख सकते हैं, फ्लैश नहीं मतलब दिख रहा होगा आपको, जाकर देख उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। आप किसी भी जो भी आपका पसंदीदा कोर्स है उसमें आप एनरोल करिए, ठीक है, पैसा दीजिए, 5 दिन तक अच्छे से एनालाइज करिए, पूरी सर्विस एडू कैप्टन जो प्रोवाइड करवा रहा है। मजा है तो कंटिन्यू करो, वरना पैसा मांग लो वापस। तो 5 डेज मनी बैक गारंटी है। और भैया रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ एज आई ऑलवेज से। तो AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा था, आईपी मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन का बच्चा था, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, सारे 2022 के रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम्पलरी रहे हैं। 2023 में तो इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पलरी रहे हैं, मतलब SRCC फैक्ट्री का टैग दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे निकल रहे थे इस इंस्टीट्यूट। तो जरूर एक बार चेक जरूर कर। चलिए अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है आपका फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं आपके, कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। तो जहां पर देखो सिंपल सी बात है, जहां पर भी किसी स्टेटमेंट में कंज्यूमर का मेंशन कर दिया वो तो फाइनल गुड ही हो जाएगा। जहां पर भी किसी भी स्टेटमेंट में कंज्यूमर का मेंशन कर दिया वो फाइनल गुड है, क्योंकि कंज्यूमर कभी इंटरमीडिएट गुड खरीदता ही नहीं है, फिर वो फर्म की कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है फाइनल गुड की? अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट खरीद रही है लेकिन वो मशीनरी और ये बड़े बड़े खरीद रही है जिनको वो रीयूज करेगी, कोई भी ऐसी चीज जो अगले साल भी यूज होगी, वो सिंपल सी बात है फाइनल में आ जाएगी। जैसे ही अगर आपका स्टॉक है अनसोल्ड स्टॉक, ये भी फाइनल में आता है, कई बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। तो कंज्यूमर आ गया स्टेटमेंट में तो सीधा फाइनल। या फिर कोई बड़ा एसेट ऐसा आ गया जो कंपनी ने खरीदा, किसी प्रोडक्शन यूनिट ने खरीदा, जो अगले साल भी यूज हो सकता है, उसकी इतना टाइम चल जाता है, सिंगल यूज नहीं है वो, अगेन एंड अगेन यूज होगा, ठीक है। या फिर अनसोल्ड स्टॉक, ये 3 चीजें आपने देखनी है। और इंटरमीडिएट के लिए कोई भी ऐसी चीज जो वो रीसेल के लिए खरीद रहा है, सबसे पहली बात तो फर्म आएगी सिर्फ इसमें, प्रोडक्शन यूनिट। कोई भी ऐसी चीज जो वो रीसेल के लिए खरीद रहा है या फिर वो प्रोडक्शन के लिए खरीद रहा है, सिंगल यूज। कैसा? सिंगल यूज, एक बार यूज करेगा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अब पेपर वो अगर यूज करेगा तो एक बार यूज करेगा तो दूसरी बार तो नया पेपर लेना पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो हो गया आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे नहीं सर पेपर को रिसाइकल भी तो कर सकता है। बच्चे बुक बेच दी जब पब्लिश करके तो उस बच्चे से वापस थोड़ा ना बुक मंगवाओगे, मेरे को बुक दे रहे मेरे को पेपर रिसाइकल करना है, ठीक है। मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आ गया तो सोचना ही नहीं है कुछ, फाइनल गुड सीधा फाइनल। चॉक्स एंड डस्टर्स बाय स्कूल,
अब चॉक्स एंड डस्टर्स नॉर्मली रिपीट होते हैं ईयर आफ्टर ईयर, नहीं, आई डोंट थिंक किसी स्कूल में ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना हर साल। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, सिंगल यूज, दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स का तो सिंपल ही है, हाउस होल्ड आते ही कंज्यूमर गुड्स है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, हाउस होल्ड आते ही कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है जी। और कैपिटल गुड्स के लिए वही वाली बात होगी, जो भी ये मशीनरी और ये सब खरीदेंगे, जो सिंगल यूज गुड्स नहीं होंगे, रिपीटेडली यूज हो सकते हैं, ओवर एंड ओवर यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे एयर कंडीशनर इन होटल ओवर एंड ओवर यूज हो सकता है, तो ये कौन सा हो गया, कैपिटल गुड। रेफ्रिजरेटर इन हाउस, हाउस आता ही क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ये वाले सारे कंसेप्ट्स। मूविंग ऑन टू लास्ट कंसेप्ट विच इज इंक्लूडेड वर्सेस नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड वर्सेस नॉट इंक्लूडेड, ये बहुत आता है, ये इसके चांसेस बहुत है। इंक्लूडिंग का सिंपल सा रूल है, जितने भी आपने नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल के लिए मेथड्स पढ़े हैं, उसका एक कंपोनेंट बनेगा तभी इंक्लूडेड है। अच्छा, कंपोनेंट भी एडिड वाला बनना चाहिए। अगर कोई सब्ट्रैक्ट वाला कंपोनेंट बन रहा है, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी एक कंपोनेंट है वैल्यू ऑफ एडेड मेथड में, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर वो इंक्लूडेड नहीं होगा। एडिड वाला कोई प्लस वाला जो कंपोनेंट है वो बनना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपका वैल्यू एडेड है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, या फिर वो आपका बन रहा है सैलरी वैलरी और ये सब बन रहा है, या फिर वो एक्सपेंडिचर कुछ बन रहा है हाउस होल्ड का या फर्म का या गवर्नमेंट का या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, तभी वो प्लस वाले आइटम्स है। ठीक है, टैक्स माइनस वाला आइटम होता है, नेशनल इनकम में माइनस करते हो ना नेट आईटी, ठीक है, तो वो सब। अच्छा, सब्सिडी, कई बच्चे सोचेंगे सर सब्सिडी प्लस होता है ऐसे, तो क्या सब्सिडी, नहीं, सब्सिडी इज एक्सेप्शन यार। सब्सिडी अगर हाउस होल्ड को दी जा रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसपे बहुत डिबेट चलती है कि अगर प्रोडक्शन यूनिट को दी जा रही है तो क्या वो सब्सिडी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम, तो उसका आंसर है टेक्निकली यस। इवन दो सब्सिडी है, ट्रांसफर पेमेंट है, बट स्टिल वो यस क्यों होता है, नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि वहां पर वो सब्सिडी प्रोडक्शन यूनिट को क्यों दे रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके उस चीज। तो कोई भी खर्चा जो आप प्रोडक्टिव उसके लिए लगा रहे हो तो वो इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम का रूल है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड का नॉट अ कंपोनेंट होगा, वो सिंपल सी बात है। कैपिटल गेन, कैपिटल लॉसेस, विंडफॉल गेन, ये वो सेकंड हैंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये सारे किसी भी कंपोनेंट में आप नहीं पढ़ते। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जिनके जो मार्केट में नहीं निकलते, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ मदर, ये वो एक्सेट्रा, किचन गार्डनिंग। ठीक है, तो ये सारे आपके, क्योंकि ये किसी कंपोनेंट में आपने पढ़े हैं, बता दो मेरे को, नहीं पढ़े, सिंपल। जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टेकन फ्रॉम बाय फर्म, तो ये इंक्लूड होगा, यस इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है, आप पढ़ते हो ऑपरेटिंग सरप्लस में। अच्छा, यही अगर इंटरेस्ट आपका हाउस होल्ड वाला होता, अगर हाउस होल्ड पे कर रहा होता, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, तो उसका आंसर नो हो जाता, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लगाया गया। सिमिलरली गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही है, नेशनल डेट इंटरेस्ट होता है, पब्लिक डेट इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, तो उसका भी नो, क्योंकि कंजम्पशन पर्पस के लिए लगाया जा रहा है वो पैसा। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, यस आप पढ़ते हो एक्सपोर्ट्स में, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, रेंट रिसीव बाय टाटा फ्रॉम अब्रॉड, रेंट मिल रहा है, रेंट भी एक फैक्टर इनकम होती है, कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, यस। सर्विसेज ऑफ अ लॉयर बाय अ फर्म, अब ये क्या होगा, जो फर्म लॉयर को पेमेंट कर रही है उसकी सर्विसेज लेने के लिए, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट हो गया, और इंटरमीडिएट तो आपके वैल्यू एडेड मेथड में माइनस होता है, मैंने बोला प्लस वाले आइटम। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए ये सारे ऑफ बीट टॉपिक्स, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, भले ही आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपका बोर्ड हो, अब ये टॉपिक्स आने के जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बढ़ गई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि मैं भैया एक ही बात बोलता हूँ, सबके साथ बढ़ोगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।